गाइस, इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर लिखना भूल गया हूं, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लेना। सॉरी। कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। लीना का नया रूप पॉकेट नॉवेल शैली में। वह ये क्या है? मैं। लीना तुरंत आईने के सामने भागी, अपने शरीर को पूरी तरह से देखने के लिए। वह अवाक रह गई। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके सामने खड़ी लड़की पतली, लंबी और खूबसूरत थी। अब उसे देखकर कोई भी उसे मोटा या अनाकर्षक नहीं कह सकता था। उसका पेट अंदर चला गया था, उसकी कमर पतली हो गई थी और उसकी जांघों और बाहों की अतिरिक्त चर्बी गायब हो गई थी। यह मैं हूँ। क्या मैंने कल रात सपना देखा था? लेकिन जब उसने अपने बाथटब को देखा तो उसमें हल्का नीला रंग अभी भी लगा हुआ था। ऋषभ। उसकी औषधि सच में काम कर गई। वह इतनी खुश थी कि उसने चिल्लाने की अपनी इच्छा को मुश्किल से नियंत्रित किया। इस नए शरीर के साथ उसे अब हरिका की अपमानजनक बातों को सुनने की जरूरत नहीं थी। ठीक तभी उसके दरवाजे पर फिर से जोर से दस्तक हुई। लीना, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्लाए? दरवाजे के बाहर कयान की आवाज आई। वह पिछली रात के थप्पड़ के बाद अभी भी गिल्टी महसूस कर रहा था। लीना जल्दी से कपड़े पहनने के लिए दौड़ी। उसने अपने पुराने कपड़ों में से एक सबसे अच्छा टॉप और जीन्स उठाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो कयान अपनी नाक रगड़ रहा था। तुम कौन हो? कयान अचानक अवाक रह गया, उसकी आंखें लीना के पैरों से सिर तक घूम गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे घर में कैसे घुसी? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लीना हंस पड़ी। कयान की प्रतिक्रिया पर उसका दिल खुशी से भर गया। वह भी कितनी बेवकूफ़ है। यह मैं हूँ, कयान। लीना। कयान एक पल के लिए ठिठका, फिर ध्यान से लीना के चेहरे को देखा। आंखें, नाक, होंठ, हाँ, वे लीना ही थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक ऐसा आकर्षण था जो पहले न बड़ी ये था। तुम सच में मेरी बहन हो? ये कैसे हुआ? तुम रातों रात, क्या तुमने कोई जादुई उपचार लिया? कयान हकलाया, अब उसकी आंखों में डर की बजाय हैरानी थी। जादू नहीं, एक औषधि ऋषभ ने मुझे भेजी थी, लीना ने कहा। कयान ने लीना को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, लीना। मैंने कल रात जो कहा, मैं बहुत क्रूर था, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अब सब ठीक है, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा। आज कॉलेज जाने के लिए लीना बहुत उत्साहित थी। हरिका को उसे देखकर कैसा लगेगा? और ऋषभ अपने सोफे पर लेटा हुआ था। उसने वीरकॉइंस का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया था और व्यवसाय कौशल प्राप्त कर लिया था। अब वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। आज का आपका पहला मिशन आ गया है। अंशुल, एंटन और हरिका हैना जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें एक शेयरधारक बने। आपको जल्द ही उनका बदला लेना होगा। यदि आप सफल होते हैं तो आपको एक उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त होगा। ऋषभ की आंखें चमक उठीं। अंशुल और हरिका, ये बहुत मज़ेदार होगा, ऋषभ बुदबुदाया। वह अब सिर्फ पैसा कमाने वाला एक छात्र नहीं था, अब वह एक शक्तिशाली व्यवसायी था जिसे सिस्टम का समर्थन प्राप्त था। अंशुल और हरिका ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए उन्हें बहुत जल्द कीमत चुकानी पड़ेगी। अंशुल और हरिका, तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीवन का नाटक अब शुरू होता है। ऋषभ ने मिशन स्वीकार कर लिया और तुरंत अपने नए कंप्यूटर पर कंपनी के बारे में जानकारी खोजने लगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऋषभ अंशुल और हरिका से कैसे बदला लेता है और लीना के नए रूप पर ऋषभ की क्या प्रतिक्रिया होती है? विश्वविद्यालय में हलचल पॉकेट नॉवेल शैली में। लीना ने आज अपने नए रूप में पहली बार विश्वविद्यालय में कदम रखा। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था और हर कोई जो उसे देखता बस उसे देखता ही रह जाता था।
वाह, यह नई लड़की कौन है? इतनी खूबसूरत, क्या वह कोई मॉडल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। छात्रों के बीच फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन लीना ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें बस एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी, ऋषभ। कॉलेज के मैदान में अंशुल और हरिका अपनी अकड़ में चल रहे थे, लेकिन जब हरिका की नज़र लीना पर पड़ी तो वह अचानक रुक गई। अंशुल, देखो, वह कितनी सुंदर है। क्या तुमने उसे पहले देखा है? मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे कॉलेज में इतनी खूबसूरत लड़की है। हरिका के चेहरे पर ईर्ष्या का भाव आया। अंशुल ने भी उसे घूर कर देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या वह कोई नई छात्र है? वह बहुत आकर्षक है। हरिका ने अचानक गुस्से में अपने पैर पटके। क्या, वह आकर्षक नहीं है? मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। वह बस ज्यादा सजी धजी लग रही है। तभी किसी छात्र ने पास से गुजरते हुए कहा, यार, लीना पूरी तरह से बदल गई है। वह सचमुच रानी जैसी लग रही है। लीना का नाम सुनते ही हरिका चौंक गई। क्या, लीना, तुम मजाक कर रहे हो? वह मोटी सी लड़की? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हरिका ने चीख कर कहा, लेकिन उसे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा जब लीना की आंखें उसकी ओर मुड़ी, वही पुरानी, परिचित, मजबूत आंखें। उधर ऋषभ अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, अपनी बिजनेस स्किल्स के बारे में सोच रहा था, जब अचानक उसने महसूस किया कि हर कोई एक ही दिशा में घूर रहा है। उसने पलट कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। एक लंबी, दुबली पतली लड़की अपनी पोनीटेल में खुले बालों के साथ आत्मविश्वास से उसकी तरफ चली आ रही थी। वह इतनी तेजस्वी थी कि ऋषभ एक पल के लिए हकला गया। कौन है ये? यह नई लड़की है। ये तो किसी परी जैसी लग रही है। जैसे ही वह पास आए, ऋषभ ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। वह इस चेहरे को जानता था, लेकिन ये बहुत अलग था। ऋषभ, लीना ने मुस्कुराते हुए आवाज दी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। तुम कौन हो? माफ करना, मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ऋषभ ने भ्रमित होते हुए कहा। लीना खिलखिलाकर हंसी। यह मैं हूँ, ऋषभ। लीना, तुम्हारी दोस्त? ऋषभ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। लीना, तुम कैसे? क्या हुआ? ऋषभ ने जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लिया। तुम्हारी नीली गुलाब की औषधि, उसने काम कर दिया। अब मैं हरिका की बेतुकी बातों से तंग नहीं आऊंगी, लीना ने फुसफुसाते हुए कहा। ऋषभ खुश हुआ। लीना की खुशी देखकर उसे अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ, दोस्त। तुम अद्भुत लग रही हो, ऋषभ ने कहा। दोस्त, ये शब्द लीना के दिल में फिर से चुभ गया, लेकिन उसने अब इसे नज़रअंदाज करना सीख लिया था। शाम को अपार्टमेंट में लौटकर ऋषभ ने अपने नए मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। अंशुल और हरिका जिस कंपनी में काम करते हैं, उसका नाम क्या है? सिस्टम स्क्रीन पर तुरंत जानकारी आ गई। ग्लोबल वेल्थ कॉर्प। ग्लोबल वेल्थ कॉर्प। ये सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन था जिसकी बाजार में भारी हिस्सेदारी थी। ग्लोबल वेल्थ कॉर्प के शेयरधारक बनने के लिए आपको कम से कम 10% शेयर खरीदने होंगे। वर्तमान मूल्य 80 करोड़ रुपए। ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या, 80 करोड़ रुपए? यह एक बड़ा हिस्सा है। भले ही उसके पास 14.4 करोड़ रुपए वीरकॉइंस बेचने से आए थे, लेकिन यह अभी भी ज़रूरत से कम था। मुझे बाकी पैसे का इंतज़ाम जल्दी करना होगा, ऋषभ ने सोचा। अब वह सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, अब यह एक व्यवसाय चुनौती भी थी। क्या ऋषभ इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कर पाएगा? क्या वह अंशुल और हरिका की कंपनी में शेयरधारक बनकर उनसे बदला ले पाएगा? प्रबंधक की तलाश। पॉकेट नॉवेल शैली में। मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं, मेरे लिए कोई और ढूंढो। महिला ने जल्दबाजी में अन्य दस्तावेजों की तलाश की और उन्हें उसके सामने रख दिया। ऋषभ ने तुरंत उस दस्तावेज को उठाया जो गलती से नीचे गिर गया था, और उसने उस पर छपा चेहरा पहचान लिया। ये वही चेहरा था जो उसके सिस्टम की सूची में दिखाया गया था। ऋषभ सीधा होकर बैठ गया और दस्तावेज महिला को सौंप दिया। मुझे यह व्यक्ति पसंद है, मैं इसे चुनूंगा, ऋषभ ने कहा। ऋषभ जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहा था, उसे देखकर महिला हैरान थी। क्या आप निश्चित हैं? हालांकि वह बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। उसे अभी अभी निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि क्या कोई सबूत है कि उसके खिलाफ आरोप सच है? हाँ। ओह, दरअसल यह अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन तो कोई समस्या नहीं है ना? हमें उससे मिलवाओ।
महिला ने निराशा में मुस्कुराया, फिर किसी से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि वह जल्द ही यहाँ होगा। ये सुनकर वह बहुत खुश लग रहा था कि आप उससे मिलना चाहते हैं। क्या तुम्हें यकीन है, ऋषभ? ईशान ने ऋषभ के कान में फुसफुसाया, जिससे ऋषभ ने अपना सिर ईशान से दूर कर लिया। बेशक मुझे यकीन है, चलो बस यहाँ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अचानक कमरे के बाहर हंगामा हुआ। महिला ने बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए माफ़ी मांगी। मैं उत्सुक हूँ, मैं भी बाहर जाता हूँ। ठीक है, ईशान ने कहा। ऋषभ के जवाब का इंतजार किए बिना वह बाहर किस बात का हंगामा था ये देखने के लिए महिला के पीछे हो लिया। अकेला नहीं रहना चाहते हुए ऋषभ आखिरकार ईशान के पीछे गया, लेकिन उसने सिर्फ झांकने की योजना बनाई कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि हंगामा नौकरी की तलाश में आए किसी व्यक्ति के कारण हुआ था। हालांकि जॉबवैक रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति की स्क्रीनिंग करने में काफ़ी सख्त था। वे श्रमिकों को काम पर रखने वाली कंपनियों की भी स्क्रीनिंग करते थे। जॉबवैक अविश्वसनीय कंपनियों को स्वीकार नहीं करता था। चूंकि ईशान और ऋषभ लिटिल हेवन की तरफ से एक प्रबंधक की तलाश कर रहे थे, जिसका नाम अच्छी तरह से जाना जाता था, जॉबवैक ने उन्हें आसानी से स्वीकार कर लिया। रोजगार चाहने वालों के लिए किसी विशेष क्षेत्र में उनके कौशल का आकलन करने के लिए एक लिखित परीक्षा होती है। विरोध करने वाला व्यक्ति शायद परीक्षा में पास नहीं हो पाया था और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया और मेरी प्रतिष्ठा भी खराब नहीं है। मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया गया, जबकि इस व्यक्ति को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया गया? उसकी प्रतिष्ठा खराब है। हम एक ही विश्वविद्यालय में गए थे, उस युवा ने कहा जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे मैं स्वीकार किए जाने के लायक नहीं हूँ, जय? अस्वीकृत युवा, जय द्वारा उल्लेखित व्यक्ति ने जवाब दिया। जय ने हंसकर जवाब दिया, बेशक, क्योंकि तुम लायक नहीं हो, लोविश। तुम कमीने। लोविश ने जय की शर्ट का कॉलर पकड़ा और जारी रखा, क्या तुम जानते हो कि यह जगह मेरे चाचा की है? बेशक मुझे स्वीकार किया गया और तुम्हें नहीं, क्योंकि मैंने अपने चाचा से कहा था कि तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तुम कमीने हो, लोविश। जय ने भी लोविश की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। ऋषभ, जो शुरू में शामिल नहीं होना चाहता था और सिर्फ झांक रहा था, आखिरकार दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगा। ऐसा इसलिए नहीं था कि ऋषभ सिर्फ देखने वाले लोगों से नाराज था, बल्कि इसलिए कि उसने सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सूची में जय का चेहरा पहचान लिया था। बस, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, लेकिन रुक जाओ, मैं जय को काम पर रखूंगा, तो चिंता मत करो, ऋषभ ने कहा। लोविश ने जय को छोड़ दिया, पीछे हट गया और अपनी शर्ट को सीधा किया। सुना तुमने? एक बच्चा है जो तुम्हें काम पर रखना चाहता है। तुम सच में एक शौकिया कंपनी के लिए काम करने के लायक हो, लोविश ने जय को फिर से भड़काने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन ये काम नहीं किया क्योंकि जय उसे सुन नहीं रहा था। जय ऋषभ की पिछली बातों पर बहुत ध्यान केंद्रित था। क्या तुम सच में मुझे काम पर रखने जा रहे हो? गंभीरता से, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम भरोसेमंद हो, है ना? चलो अब सब कुछ पर चर्चा करते हैं, मुझे जल्दी से नौकरी चाहिए। जय ने ऋषभ से कहा। अरे, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो? लोविश ने अनदेखा किए जाने पर विरोध किया। ऋषभ, जिसने लोविश को भी अनदेखा किया, जय को वापस पिछले कमरे में ले गया। ऋषभ, क्या तुम उसे काम पर रखने के बारे में गंभीर हो? ईशान ने पूछा। वह भी पिछले कमरे में लौट आया। लोविश, जो नाराज था, जॉबवैक कर्मचारी के पास पहुंचा। अरे, वे कौन हैं? वे जो जय को लाए थे, उसने पूछा। कर्मचारी, जो करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि लोविश मालिक का भतीजा था, आखिरकार बोला। ओह, वे लिटिल हेवन के मालिक हैं, मिस्टर लोविश। लिटिल हेवन, वह पौधों की दुकान। कर्मचारी ने सिर हिलाया। वह सही है, वे एक बड़ा स्टोर है जिसकी बिक्री में वर्तमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। ये वह स्टोर है जो धिक्कार है। कर्मचारी और उसके आसपास के लोग तब चौंक गए जब लोविश ने अचानक एक फूलदान पकड़ा और उसे फर्श पर तोड़ दिया। शुक्र है, ये प्लास्टिक का बना था, इसलिए यह बस फर्श पर लुढ़क गया। लोविश की नज़रें वापस पिछले कमरे पर गईं। फिर उसने जॉबवैक कार्यालय छोड़ दिया। कर्मचारी को बहुत राहत महसूस हुई। आखिरकार लोविश चला गया। थोड़ी देर बाद जिस आदमी का वे इंतजार कर रहे थे, वह आ गया। वह दौड़ता हुआ आया, काफ़ी अस्त व्यस्त लग रहा था। हालांकि
जब उसने ऋषभ, ईशान, जय और महिला कर्मचारी से अपना परिचय दिया तो ऋषभ ने कई संभावित कारण देखे कि उसे उसके पुरानी कंपनी से क्यों आरोपी बनाया गया और निकाल दिया गया। ये सिर्फ ईर्ष्या हो सकती थी। ऋषभ के सामने वाला युवा हैंडसम था, लगभग 180 सेमी लंबा, साफ त्वचा के साथ। वह अच्छी तरह से तैयार था और कोई भी सहमत होगा कि वह हैंडसम था। हालांकि अपना परिचय देते समय वह बहुत अजीब लग रहा था। उसका नाम धीरज था, ईशान से सिर्फ 2 साल बड़ा। कुछ बातों पर चर्चा करने के बाद धीरज और जय आखिरकार ऋषभ और ईशान के साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने जॉबवैक कर्मचारियों की उपस्थिति में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए ताकि अगर अनुबंध का कोई उल्लंघन हो तो जॉबवैक आसानी से उसे संभाल सके। आपने अपना दूसरा मिशन पूरा कर लिया है। आपका इनाम एक कार्यालय भवन है जो आपकी कंपनी के भविष्य के कार्यालय के लिए उपयुक्त होगा, साथ ही एक अतिरिक्त 6 अंक। कार्यालय भवन के स्वामित्व दस्तावेज सुरक्षा के लिए आपके अपार्टमेंट में भेजे जाएंगे। तो प्रबंधक कौन होगा और तुम्हारा सहायक कौन होगा? ईशान ने पार्किंग में होने के बाद पूछा। जय और धीरज भी उनके साथ थे। हम पहले उनके प्रदर्शन का आकलन क्यों नहीं करते? कौन लिटिल हेवन में प्रबंधक बनने के लिए उपयुक्त है? तो कल तुम लिटिल हेवन जाओगे। तुम जगह जानते हो, है ना? ऋषभ ने पूछा। बेशक मैं इसे जानता हूँ, उस स्टोर को कौन नहीं जानता। ये बहुत मशहूर है। चूंकि मुझे भी पौधे पसंद हैं, मैं कभी कभी वहाँ पौधे खरीदता हूँ, धीरज ने कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पता लगाऊंगा, जय ने जवाब दिया। ये सुनकर ऋषभ को उसका जवाब मिल गया। नहीं, तो धीरज को लिटिल हेवन में प्रबंधक बनने दो, जबकि जय। कल हम मेरे अपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है? ऋषभ ने कहा। जय की आंखें फैल गईं, क्या मुझे काम पर नहीं रखा जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। वे जय की प्रतिक्रिया पर हंसे, जो किसी तरह बहुत मजेदार थी। उसका चिंतित चेहरा इतना मूर्खतापूर्ण लग रहा था। चिंता मत करो, जय। ऋषभ एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा है। वह कंपनी ऋषभ के स्वामित्व वाले कई व्यवसायों की देखरेख करेगी। लिटिल हेवन उनमें से सिर्फ एक है। ऋषभ के पास एक बहुत बड़ा पुरुषों का कपड़ का स्टोर भी है, ईशान ने कहा। ऋषभ ने ईशान की बातों से सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, मुझे कल भी कुछ संपत्तियों का निरीक्षण करना है। तुम ड्राइव कर सकते हो, है ना? बेशक मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अब ड्राइविंग लाइसेंस है, जय ने जल्दी से जवाब दिया। उस स्थिति में हम व्यस्त रहेंगे, इसलिए सुबह आना। मैं तुम्हें बाद में अपने अपार्टमेंट का पता दूंगा। इसके साथ सहायक और स्टोर प्रबंधक से संबंधित मुद्दे हल हो गए। अगला मुद्दा ईशान को उसके पुराने अपार्टमेंट से द मैनर रेजिडेंस में उसके नए अपार्टमेंट में जाने में मदद करना था। ईशान ने द मैनर रेजिडेंस में सबसे सस्ता अपार्टमेंट यूनिट खरीदा, जिसकी कीमत 4.4 करोड़ रुपए थी। हालांकि यह सबसे सस्ता विकल्प था, फिर भी वहां सब कुछ बहुत आलीशान था। LI कंपनी के स्वामित्व वाले द मैनर रेजिडेंस में कोई सस्ते अपार्टमेंट यूनिट नहीं थे। क्या ये तुम्हारा सारा सामान है, ईशान? ऋषभ ने पूछा, ये देखकर हैरान था कि ईशान के पास जाने के लिए सिर्फ एक बड़ा सूटकेस और 2 बड़े बैग थे। ये बहुत है, ऋषभ। मैंने अपना कुछ सामान पुराने अपार्टमेंट में अपने दोस्तों को दे दिया। मैं नए अपार्टमेंट के लिए बाद में नया फर्नीचर खरीद सकता हूँ, ईशान ने कहा। ठीक है, फिर। ईशान का सामान पहले से ही ट्रंक में पैक था, तो वे द मैनर रेजिडेंस की ओर जाने के लिए तैयार थे। उस पर लोगों के दौड़ने की आवाज़ जोर से सुनी जा सकती थी। ईशान, जो आसानी से उत्सुक हो जाता था, तुरंत कार में नहीं बैठा। उसने एक युवा को देखा जिसका चेहरा एक सफ़ेद मास्क से ढका हुआ था और उसका सर छोटी एक हुड से ढका हुआ था, जो वहां खड़ी कारों के बीच छिपा हुआ था। ईशान, चलो, जल्दी अंदर आओ, चिंता मत करो। आज आपका तीसरा मिशन किराए के हत्यारे द्वारा पीछा किए जा रहे एक सेलिब्रिटी की मदद करना है। आपका इनाम आपकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में एक सुराग और सभी गुणों में एक अतिरिक्त छोटी इकत जोड़ 3 है। सिस्टम की आवाज़ सुनने और होलोग्राम स्क्रीन पर पाठ पढ़ने के बाद ऋषभ अवाक रह गया। उसे सिर्फ उस मिशन से ही झटका नहीं लगा जो उसे करना था, बल्कि यह जानकर भी झटका लगा कि किसी ने उसकी मां की मौत का कारण बना था। लेकिन क्या उसकी मां की मौत बीमारी के कारण नहीं हुई थी? कई पुरुष तेजी से दौड़ते हुए पास आए। ऋषभ ने कड़ी मेहनत से निगला। क्या वे किराए के हत्यारे थे जिनका सिस्टम ने उल्लेख किया था? जान से मारने की धमकियां, पॉकेट नॉवेल शैली में।
कुछ बड़े डरावने आदमी रुक गए जब उन्होंने देखा कि ईशान और ऋषभ अपनी कार के बगल में हक्के बक्के खड़े हैं। अरे, क्या तुम दोनों ने किसी को इस तरफ भागते हुए देखा? उनमें से एक ने पूछा। ईशान ने तुरंत जवाब दिया, हमने नहीं। हाँ, हमने देखा, वह उस तरफ भागा। ऋषभ ने टोकते हुए दूसरी दिशा में इशारा किया। डराने वाले आदमी तुरंत उसी दिशा में निकल गए जहां ऋषभ ने इशारा किया था। चलो उसे पकड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह, उसे भागने मत देना। आदमियों के जाने के बाद ईशान होश में आया और ऋषभ की ओर मुड़ा। तुमने झूठ क्यों बोला? क्या होगा अगर जिस व्यक्ति का वे पीछा कर रहे थे उस पर कोई कर्ज हो या कुछ और? ईशान ने फुसफुसाते हुए कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे यकीन है कि उन लोगों के इरादे खराब थे। हमें उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसका वे पीछा कर रहे थे और उससे पूछताछ करनी चाहिए। तुम ही तो थे जिसने अभी कहा था कि इसमें शामिल नहीं होना है ना? ईशान ने पूछा। हालांकि ऋषभ पहले ही उस व्यक्ति के छिपने की जगह पर जा चुका था जिसे सिस्टम ने एक सेलिब्रिटी के रूप में पहचाना था। अरे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? वे आदमी जा चुके हैं। छिपा हुआ व्यक्ति ऋषभ की ओर देखा और जल्दी से सिर हिलाया। वे अद्वितीय और सुंदर सुनहरे भूरे रंग की आंखें, एम्बर आइज, डर की एक चमक के साथ ऋषभ को घूर रही थीं। इससे पहले कि वे तुम्हें देखें और यहाँ पाएं, मेरी कार में आ जाओ। सेलिब्रिटी ऋषभ की कार में आने के लिए सहमत हो गया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि यह भेड़ियों से भागकर शेर की मांद में प्रवेश करने जैसा महसूस हुआ। वह स्पष्ट रूप से ऋषभ या ईशान को नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि वे अच्छे लोग थे। ईशान ने कार को मध्यम गति से चलाया ताकि यह संदिग्ध न लगे। आपने आज अपना तीसरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपका इनाम सूचना के रूप में कागज पर लिखा जाएगा और सिस्टम के पास जो सबूत हैं उनके साथ आपके अपार्टमेंट में भेजा जाएगा। आपने सभी गुणों में एक अतिरिक्त जोड़ 3 अंक और 5 सिस्टम अंक प्राप्त किए हैं। अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 5 सिस्टम अंक शेष हैं। ऋषभ इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका कि सिस्टम उसे क्या बता रहा था, क्योंकि इस बार उसका ध्यान अपने सामने से सेलिब्रिटी पर था। हालांकि ऋषभ को नहीं पता था कि वह किस तरह का सेलिब्रिटी था। ऋषभ सिर्फ उन सुंदर सुनहरे भूरे रंग की आंखों को देख सकता था। ऋषभ ने यह भी पता नहीं लगाया था कि सेलिब्रिटी पुरुष था या महिला। क्या तुम हमें अपनी स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहोगे? शायद हम मदद कर सकें, ऋषभ ने कहा। वह और सेलिब्रिटी पिछली सीट पर बैठे थे, क्योंकि ऋषभ को सेलिब्रिटी से पूछताछ करनी थी। सेलिब्रिटी ने आखिरकार वह सफ़ेद मास्क हटा दिया जो उसने पहना हुआ था, लेकिन ऋषभ को अभी भी नहीं पता था कि सेलिब्रिटी महिला था, बड़ी या पुरुष, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा था जो स्त्री और पुरुष दोनों जैसा था। क्या वह खूबसूरत या हैंडसम था? सब कुछ मिला हुआ था। हालांकि ऋषभ को तुरंत पता चल गया कि सेलिब्रिटी एक पुरुष था जब उसने उनकी गर्दन पर एडम की एडम्स एप्पल देखी, खासकर जब उसकी आवाज़ भी एक पुरुष की आवाज़ थी। मैं शौनक सामंत हूँ। कभी कभी शौनक, कभी कभी सैम कहा जाता हूँ। तुम मुझे उनमें से कोई भी बुला सकते हो। 1 मिनट रुको, क्या तुम लघु नाटक मेरी कक्षा का रहस्य में अभिनेता नहीं हो? वह जिसने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार जीता था, ईशान ने सामने से टोकते हुए कहा। शशः ईशान, मुझे और उसे पहले बात करने दो ताकि हम स्थिति का पता लगा सकें। ठीक है, मैं चुप रहूंगा। ऋषभ ने शौनक की ओर देखा। ठीक है शौनक, अपनी बात जारी रखो। शौनक ने कार की खिड़की पर एक नज़र डाली, फिर वापस ऋषभ की ओर देखा और गहरी सांस ली। चूंकि तुम पहले से ही जानते हो कि मैं वह नवोदित अभिनेता हूँ, तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे प्रशंसकों से बहुत सारे उपहार मिलते हैं, है ना? मैं उन्हें एक एक करके खोलता हूँ, उन्हें अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक दिन एक उपहार में जान से मारने की धमकी थी। मुझे नहीं पता था कि यह किसकी तरफ से था, लेकिन मुझे वह धमकी एक नई सीरीज में अभिनय करने के लिए सहमत होने के बाद मिली। पिछली लघु डरावनी थीम वाली नाटक के विपरीत यह एक क्लासिक टीनेज रोमांस ड्रामा है। वहाँ मेरे कुछ अभिनेता दोस्त हैं। मेरे कुछ दोस्त नए अभिनेता हैं जो रातों रात लोकप्रिय भी हो गए, जैसे तारांश आर या देवांग हंसल। शायद यह अभी भी संभव है कि उनके प्रशंसक ही हों जिसने मुझे वह जान से मारने की धमकी भेजी।
मुझे उस छोटे अपार्टमेंट में भी छिपना पड़ा, लेकिन अचानक धमकी देने वाले द्वारा भेजे गए लोग आए, मुझे मारना चाहते थे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया। ऋषभ उसके बाद चुप हो गया, जिससे चुप्पी जोरदार महसूस हुई। यहाँ तक कि ईशान को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस पल क्या कहना है। उनके बीच चुप्पी तब तक बनी रही जब तक कार द मैनर रेजिडेंस भवन की पार्किंग में प्रवेश नहीं कर गई। क्या तुम पहले मेरे अपार्टमेंट में आराम करने जाना चाहोगे? क्योंकि मुझे ईशान को उसके अपार्टमेंट में जाने में मदद करनी है, वह भी यही है, ऋषभ ने कहा। ज़रूरत नहीं, ऋषभ, मैं अपना सारा सामान ले जा सकता हूँ। तुम बस उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, चलो शौनक, अपना मास्क वापस लगा लो। क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? ऋषभ ने पूछा। वह उस समय रात का खाना बना रहा था। इस बीच शौनक बस वहां बैठा हुआ था, खाली घूर रहा था। शौनक के सामने गर्म अदरक का पे का एक गिलास था जो ऋषभ ने उसके लिए बनाया था। शौनक को देखते हुए ऋषभ की यादें अंजलि के छोटे भाई अंगेलो की तरफ लौट गईं, जो एक सुंदर लड़का था। हालांकि वे एक जैसे नहीं दिखते थे, दोनों में अद्वितीय चेहरे की विशेषताएं थीं। ऋषभ ने सोचा कि शौनक के लोकप्रिय होने का कारण उसकी अनूठी विशेषता थी। लेकिन हर कोई शौनक जैसे सुंदर लड़के को स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए ऋषभ को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ अगर शौनक को जान से मारने की धमकियां मिलीं। क्योंकि इस युग में लोग चीज़ों के बारे में कट्टर हो जाते हैं। बहुत सारे कट्टर प्रशंसक भी हैं। यहाँ तक कि अंजलि जैसी जो सेलिब्रिटी नहीं है, उसे भी एक बार पीछा कर रहने वाले स्टॉकर का सामना करना पड़ा था। ऋषभ ने मेज पर गर्म चावल और हल्के मसालेदार चिकन करी वाली एक प्लेट रखी। क्या तुम्हें चिकन पसंद है? चलो एक साथ खाते हैं, हमें ईशान का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही भूख लगी है, और वह बाद में खुद खा सकता है, ऋषभ ने कहा। शौनक ये सुनकर हंसा, फिर प्लेट को अपनी ओर खींच लिया। मैं कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी नहीं है और मैं खाने के बारे में ज़्यादा नखरे नहीं करता, शौनक ने कहा। क्या मुझे हम दोनों को रिकॉर्ड करना चाहिए और कहना चाहिए कि शौनक सामंत ने मेरे हाथ का खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। शौनक ऋषभ की बातों पर हंसा। हा, तुम ऐसा क्यों करोगे? ताकि मैं मशहूर हो सकूं। क्या तुम पहले से ही मशहूर नहीं हो? क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था जिसमें तुम अपनी गर्लफ्रेंड को स्काईडाइन में रात के खाने के लिए ले गए थे। तुमने पूरे स्काईडाइन को किराए पर लिया था और उसे वह दुर्लभ गुलाबी हीरा खरीदा था, है ना? अचानक ऋषभ को शौनक के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर सिस्टम नहीं होता तो ऋषभ शायद वह सब कभी नहीं करता। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि अंजलि के साथ अनुभव काफी सुखद था। ऋषभ भी खुश था क्योंकि अंजलि छोटे ऊषा थी, लेकिन ये पता चला कि अंजलि ऋषभ को पसंद करती थी और उसे दुख हुआ था क्योंकि ऋषभ को वह सब जबरन करना पड़ा था। ऋषभ महिलाओं को नहीं समझ सका, वह वास्तव में उसमें खराब था। इसलिए ऋषभ और अंजलि ने डेटिंग करने के बजाय दोस्त बने रहने का फैसला किया। ऋषभ ने हरिका को अस्वीकार करने के बहाने के रूप में अंजलि के साथ अपनी डेट का उपयोग करने की अनुमति भी मांगी थी। शौनक पर वापस आते हैं। खैर, यह एक काफ़ी जटिल कहानी है, लेकिन अभी के लिए मैं अब उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। शौनक ने अविश्वास में घूरा उन सभी रोमांटिक दृश्यों के बाद। हे भगवान, यहाँ तक कि एक लेखक भी तुम्हारे वीडियो से प्रेरित हुआ था, लेकिन तुमने ब्रेकअप कर लिया। ऋषभ हंसा, यह महसूस करते हुए कि वह और अंजलि वास्तव में काफ़ी मूर्ख थे। मैंने ये सब दिखावा करने के लिए किया, जबकि वह मुझे पसंद करती थी, और अगर मैं उसे वास्तव में पसंद नहीं करता था तो उसे दुख होता था। तो हमने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के दौरान दोस्त बने रहने का विकल्प चुना। शौनक ऋषभ की कहानी सुनकर असंतुष्ट लगा। नहीं, ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। तुम इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे पसंद नहीं कर सकते? वह अंजलि हरिनानी है ना? वह खूबसूरत मॉडल। मेरे दोस्त देवान को भी वह पसंद है। क्या कोई और महिला हो सकती है? शौनक ने पूछा। ऋषभ अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा और जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन यह मेरे दोस्त के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उसे वह वीडियो देखने के बाद दिल टूट गया था। तो क्या तुम मेरे साथ इसलिए आए क्योंकि तुम पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ? ऋषभ ने पूछा। शौनक ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर्फ तभी याद आया कि तुम कौन हो जब मैंने तुम्हें पहले खाना बनाते हुए तुम्हारी पीठ देखी थी।
ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ओह सच में। आगे कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। समाप्त करने के बाद शौनक ने सभी गंदे बर्तन और खाना पकाने के बर्तनों को धोने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन ऋषभ ने मना कर दिया क्योंकि शौनक उसका मेहमान था, तो ऋषभ ने सब कुछ खुद धोया। इस बीच शौनक सिर्फ ऋषभ की पीठ को देखता रहा। ऋषभ की एक मजबूत पीठ थी, जैसे किसी ने मजबूत जीवन जिया हो। हालांकि जहां तक शौनक को याद था, जब उसने ऋषभ और अंजलि के वीडियो क्लिप को देखा था, शौनक ने सोचा था कि ऋषभ एक धनी युवा था जिसने कभी कठिनाई का अनुभव नहीं किया था, लेकिन ऐसा लगा कि वह गलत था। ऋषभ रहस्यमय लग रहा था। उफ, लेकिन शौनक दूसरों के भाग्य के बारे में क्यों सोच रहा था जब उसे एक किराए के हत्यारे द्वारा लगभग मार दिया गया था। मुझे लगता है कि जान से मारने की धमकियों के पीछे का व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शौनक, क्योंकि वह तुम्हारा पीछा करने के लिए उतने सारे पुरुषों को किराए पर लेने में सक्षम था। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी भी सुरक्षित हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वे तुम्हें मारना चाहते हैं, या तुमने जिन जान से मारने की धमकियों का उल्लेख किया था उसका सबूत? क्योंकि हमें पुलिस को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। अचानक शौनक चिंतित दिखने लगा और उसके अगले शब्दों ने ऋषभ को आश्चर्यचकित और संदिग्ध दोनों बना दिया। लेकिन ऋषभ मैंने पहले ही अपने मैनेजर और मेरा प्रतिनिधित्व करने वाली मनोरंजन एजेंसी को इसकी रिपोर्ट कर दी है। वे बस चुप रहे और मुझे चुप रहने के लिए कहा, किसी को न बताने के लिए और रिपोर्ट न करने के लिए भी। यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियों के सबूत भी उन्होंने जब्त कर लिए थे। क्या शौनक की एजेंसी ही इस सब के पीछे है? ऋषभ अपनी मां की मौत के सुराग के लिए आगे क्या करेगा? अधीरता पॉकेट नॉवेल शैली में ऋषभ चुपचाप शौनक को फोन पर अपने मैनेजर से बहस करते हुए देख रहा था। शौनक के हाव भाव से लग रहा था कि बात ठीक नहीं बन रही है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। ऋषभ को समझ नहीं आया कि वह शौनक, उसकी एजेंसी और हत्यारे के बीच क्यों फंस गया था। लेकिन ऋषभ इस स्थिति से पीछे हट नहीं सकता था या इससे पल्ला झाड़ नहीं सकता था। शौनक ने ऋषभ को अतीत में खुद की याद दिलाई। वह बेबस था और सोचता था कि वह अकेला है। उस समय ऋषभ सिर्फ यही सोच सकता था कि स्थिति से कैसे भागा जाए। जब उसके पिता पर झूठे आरोप लगे, जब उसे अपने माता पिता की लगातार मौत का सामना करना पड़ा, तो उसने खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस किया था। फिर उसके निराश बड़े भाई ने सिर्फ उसका बोझ बढ़ाया था। अगर ईशान जैसा कोई उसे सहारा नहीं देता तो ऋषभ ने शायद खुद को कुछ भयानक करने का फैसला कर लिया होता। और शौनक, ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई नहीं था। उसके दोस्त कहाँ थे जिनका उसने पहले जिक्र किया था? वे कितने व्यस्त थे कि उन्होंने शौनक को सब कुछ अकेले झेलने दिया। चूंकि शौनक व्यस्त था, ऋषभ ने चुपचाप सिस्टम से आया पत्र खोला। पत्र एक सोने के लिफाफे में रखा था। ऋषभ के कमरे में और भी दस्तावेज थे, लेकिन ऋषभ ने सिर्फ सोने का लिफाफा लिया। वह उसकी सामग्री के बारे में उत्सुक था। यह उस व्यक्ति के बारे में एक सुराग था जिसने उसकी मां की मौत का कारण बना था। ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे ही उसके हाथ ने लिफाफे से पत्र निकाला। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उसने वहां एक जाना पहचाना नाम देखा। संध्या खन्ना। यह अंशुल की मां का नाम था। बेशक ऋषभ अभी भी उस महिला को पहचानता था। उसके पिता की मृत्यु से पहले अंशुल का परिवार ऋषभ के परिवार के करीब था, और उसके पिता की मृत्यु के बाद ऋषभ को पता चला कि अंशुल के पिता उसके पिता के दुश्मन थे, कई अन्य लोगों के साथ जो कभी दोस्त लगे थे लेकिन दुश्मन निकले। फिर भी ऋषभ भ्रमित था। संध्या का उसकी मां की मौत से क्या संबंध हो सकता है? इससे भी ज्यादा, ऋषभ के पिता की मृत्यु के बाद से संध्या को देखा नहीं गया था। अंशुल। क्या ऋषभ को अंशुल से संपर्क करना चाहिए? अब अंशुल का ऋषभ के बारे में नजरिया बदल गया होगा। ऋषभ को उसका उपयोग करना था, पासा पलटना था। इसके अलावा ऋषभ को उस समय अंशुल द्वारा उसे धमकाने का बदला लेना था, है ना? कर्म हमेशा आता है बिना ऋषभ के कुछ किए। हालांकि ऋषभ को बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी अगर वह खुद उस कर्म को लेकर आए। शौनक एक उदास अभिव्यक्ति के साथ लौटा। वह वास्तव में निराश लग रहा था। स्थिति कैसी है? ऋषभ ने पूछा। शौनक ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ी। हालांकि इससे उसे कोई शांत महसूस नहीं हुआ। मैनेजर मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं उसे बताऊं कि मैं कहाँ हूं। उसने मुझे ये भी कहा कि स्थिति को
दाना बढ़ाऊं, जो वास्तव में ठीक है। मैंने उसे उन हथियारों का वीडियो भी दिखाया जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, और उसने कहा कि यह कुछ भी नहीं है। और मुझे कल एजेंसी की इमारत में जाने के लिए कहा गया, अन्यथा मेरा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। मैनेजर ने यहाँ तक कहा कि मुझे अनुबंध समाप्ति के लिए मुआवजा दें। होगा। जब मैंने अपने संदेह का उल्लेख किया कि वे वास्तव में किराए के हथियारों के बारे में कुछ जानते होंगे, तो मैनेजर मुझ पर और भी गुस्सा हो गया। शौनक की कहानी सुनकर ऋषभ भी तनावग्रस्त हो गया। इस दुनिया में ऐसे बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? ऋषभ को शौनक के मैनेजर और शौनक का प्रबंधन करने वाली मनोरंजन एजेंसी पर और भी ज्यादा संदेह हुआ। क्या होगा अगर हम कल एजेंसी की इमारत में जाते हैं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, शौनक। शौनक ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, ऋषभ, और ज्यादा शामिल होना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। ठीक है, ऋषभ, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपना जीवन ठीक से जीने की जरूरत है। ऋषभ ने आह भरी, शौनक के दिखावटी शब्दों से तंग आ गया। मूर्ख मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सब कुछ संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? क्या तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? अगर है, तो मैं दखल नहीं दूंगा। मैं कोई और हूं, मैं जानता हूं कि। लेकिन मैं पहले तुम्हारी स्थिति में रहा हूं। ये दम घोंटने वाला होता है जब तुम्हारे पास कोई सहारा लेने वाला नहीं होता, और तुम्हें हर चीज का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। शौनक ने महसूस किया कि उसका शरीर उस पल कमजोर हो गया। वह रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू सूख गए थे। एक अजनबी ऋषभ जितना दयालु कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि वह उसी स्थिति में रहा था। मेरे दोस्त वास्तव में मेरी स्थिति जानते हैं, ऋषभ। ... लेकिन वे अभी बहुत व्यस्त हैं। उनमें से एक तारांश है। हाँ, वह वास्तव में व्यस्त है। दूसरे दोस्त का क्या? शौनक ने अपना निचला होंठ काट लिया, ऋषभ को बताने में हिचकिचाते हुए। लेकिन आखिरकार उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। ... धमकी में कहा गया था कि अगर मैंने किसी को कुछ कहने की हिम्मत की, खासकर देवांग हंसल को, तो वह पलट जाएगा और देवांग को चोट पहुंचाएगा। क्या देवांग इतना कमजोर है? तुमसे ज्यादा कमजोर? ऋषभ ने फिर से पूछा। शौनक ने सिर हिलाया, बेशक नहीं, वह ज्यादा मजबूत है। तो उसे अभी कॉल करो। ऋषभ, मुझे अपना फोन दो। ऋषभ ने अधीर होकर शौनक का फोन छीन लिया। उसने देवांग का संपर्क नाम खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तुम्हारे पास देवांग का संपर्क नंबर नहीं है? मुझे दो, ऋषभ। शौनक कूद कूद कर ऋषभ के हाथ से फोन छीनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऋषभ ने इसे ऊंचा पकड़ा हुआ था ताकि शौनक उस तक न पहुंच सके। शौनक, जो सिर्फ 176 सेमी लंबा था, ऋषभ तक नहीं पहुंच सका, जो 186 सेमी लंबा था। पहले मुझे देवांग का संपर्क नाम बताओ। आइस प्रिंस। ऋषभ ने नाम पर अपनी भौहें से कुढ़ीं। क्या ये देवा का उपनाम है और हर कोई इसे जानता है? मुझे नहीं पता था। ऋषभ ने आइस प्रिंस नाम खोजा और उसे पाया। बिना किसी देरी के उसने नंबर डायल किया। जल्द ही फोन का जवाब दिया गया। नमस्ते, देवांग हंसल, है ना? तुम कौन हो? शौनक कहाँ है? क्या तुमने उसे अगवा कर लिया? शौनक चुप हो गया, ऋषभ के हाथ से फोन छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने ध्यान से देवा की आवाज़ सुनी। देवा बहुत चिंतित लग रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि शौनक का अपहरण कर लिया गया था? उसका अपहरण नहीं किया गया था, ऋषभ ने कहा। झूठ मत बोलो। शौनक के मैनेजर ने मुझे बताया कि उसे अगवा कर लिया गया था, और तुम जरूर अपहरण करता हो, है ना? मैं शौनक का नंबर ट्रैक करूंगा। अरे बेवकूफ, शौनक का पीछा एक किराए का हत्यारा कर रहा है, और ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे कट्टर प्रशंसकों का काम है। अगर तुम्हें कोई शर्म है तो अकेले यहाँ आओ। अपने दोस्त की मदद करो, या अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उसकी मदद करूंगा, और जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम्हारा दोस्त एक किराए के हत्यारे द्वारा पीछा किया जा रहा है, और तुम बस खड़े हो। तुम किस तरह के दोस्त हो? वह तुम्हारे प्रशंसकों की वजह से पीड़ित है। क्या मुझे, जो उससे अभी मिला है, उसकी मदद करनी चाहिए? तुम कमीने, एक मिनट रुको, तुम क्या कह रहे हो? हत्यारा? उफ, तुम बेवकूफ। मैं तुम्हें शौनक के पास मौजूद सभी सबूत भेजूंगा। ऋषभ ने फोन काट दिया। वह देवा से और भी ज्यादा निराश महसूस कर रहा था, जो इतना धीमा और असंवेदनशील था। या शायद ऋषभ सिर्फ अधीर था। तुम उस व्यक्ति को दोस्त कैसे कह सकते हो?
ऋषभ ने पूछा, वास्तव में नाराज था। लेकिन देवा ने कुछ गलत नहीं किया। बकवास उसने किया, शौनक। उद्धरण चिन्ह। शांत हो जाओ ऋषभ, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो। शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी युवा हो, इसलिए शांत हो जाओ। ऋषभ वापस सोफे पर बैठ गया, अपनी पीठ को उस पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। खैर, शायद वह सिर्फ आसानी से भावुक हो जाता था। पहले नहा लो, शौनक। तुमने कहा था कि तुम नहाना चाहते हो, है ना? अगर वे तुम्हारे छोटे शरीर के लिए बहुत बड़े नहीं हैं, तो मेरे कपड़े इस्तेमाल करो। मैं छोटा नहीं हूं। शौनक ऋषभ के कमरे के अंदर बाथरूम में गया। इस बीच ऋषभ ने अंशुल की मां के नाम वाले पत्र को फिर से देखा। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ संध्या के बारे में जानकारी के कारण भावुक था। क्या ऋषभ को सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए सबूत देखने चाहिए? लेकिन ऋषभ तैयार क्यों नहीं था? नहीं, उसे तैयार होना था। ऋषभ खड़ा हुआ और अपने कमरे में गया। उसने सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज पकड़े। एक कार्यालय भवन के स्वामित्व से संबंधित एक दस्तावेज था। ऋषभ ने इसे बाद के लिए रखने का फैसला किया। उफ, लेकिन कल ऋषभ जय के साथ व्यस्त रहेगा। उन्हें एक कंपनी स्थापित करनी है। ऋषभ ने एक बड़ा भूरा लिफाफा खोला। अंदर कागज की एक शीट थी जिस पर लिखा था, अस्पताल से सीसीटीवी वीडियो सबूत। वहां एक माइक्रो एसडी कार्ड भी संलग्न था। वह सिर्फ उपलब्ध सबूत था। ऋषभ ने अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला, जिसे वह अब इस्तेमाल नहीं करता था। उसने उसमें माइक्रो एसडी कार्ड डाला और उसकी सामग्री की जांच की। वहां 3 सीसीटीवी वीडियो थे। ऋषभ ने सभी वीडियो को अपने ईमेल पर भेज दिया ताकि वह उन्हें बाद में अपने नए स्मार्टफोन पर खोल सके। शौनक का इंतजार करते हुए उसने सीसीटीवी वीडियो में से एक देखा। ऋषभ पूरी रात सो नहीं पाया। खैर, वह सो तो पाया, लेकिन सिर्फ लगभग 3 या 4 घंटे के लिए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत थका हुआ था। चूंकि वह सुबह 5 बजे वापस सो नहीं पाया, वह व्यायाम करने के लिए बाहर गया। उसने कसरत करने से पहले छोटे उफत में मिली एक ताकत बढ़ाने वाली औषधि पी। उसने सिर्फ हल्के व्यायाम किए, जैसे जॉगिंग, फिर जिम गया। अपने अपार्टमेंट में लौटने के बाद उसने एक आदमी को काली हुडी पहने हुए देखा। उसका सिर हुडी से ढका हुआ था, इसलिए ऋषभ उसका चेहरा साफ नहीं देख सका। हालांकि जब ऋषभ ने आदमी की त्वचा देखी तो वह बता सकता था कि वह देवांग था। आइस प्रिंस। हालांकि देवा को आइस प्रिंस उपनाम दिया गया था क्योंकि वह बचपन में आइस स्केटर था। देवा की त्वचा वास्तव में बर्फ जैसी सफ़ेद थी। देवांग हंसल। आदमी चौंक गया, फिर मुड़ा। ऋषभ को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ घूर रहा था जिसे पढ़ना मुश्किल था। जैसे ही वह पास आया, उसने ऋषभ का कॉलर पकड़ा, बहुत गुस्से में लग रहा था। शौनक कहाँ है? ऋषभ ने एक ही झटके से देवा का हाथ दूर धकेल दिया। उससे पहले चलो बात करते हैं, देवांग हंसल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम संध्या खन्ना के भतीजे हो, है ना? ऋषभ ने पूछा। देवा ने सिर हिलाया, वह सही है। मेरी चाची का शौनक से क्या लेना देना है? ऋषभ ने सिर हिलाया, नहीं, चलो इमारत की छत पर चलते हैं। क्या तुम मुझे छत से नीचे धकेलना चाहते हो? ऋषभ अपना धैर्य खोने लगा क्योंकि देवा बिना ज्यादा सोचे समझे संदेह से भरा हुआ था। बेवकूफ मत बनो, जल्दी से मेरे साथ आओ। नया मालिक। पॉकेट नॉवेल शैली में ऋषभ ने जोर से हंसते हुए अपने काले लेदर जैकेट के कॉलर को ठीक किया। उसकी हंसी में कोई दर्द नहीं था, छोटी यह असीम उपहास था। तुम्हें देखकर हंसी आ रही है, आंद्रे, ऋषभ ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। तुम्हारी सोच अभी भी कितनी छोटी है। तुम अब भी अपने जीवन की तुलना मेरे स्वर्गीय भाई से कर रहे हो, जिसने तुमसे कहीं ज्यादा इज्जत कमाई थी, जबकि तुम अभी भी वही बदबूदार चूहा हो। आंद्रे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम एक छोटे बच्चे हो, ऋषभ। तुम मेरे बारे में ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे पता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम सिर्फ एक धनी छात्र हो जो अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे बर्बाद करता है। आंद्रे ने चिल्लाया। उसके आसपास खड़े कर्मचारी असहज महसूस कर रहे थे। ऋषभ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ओह। यह आइडियन बिल्डिंग सबसे महंगी इमारतों में से एक है और मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ अपने भाई का कर्ज चुकाने आए हो जो वह मुझ पर छोड़ गया था? ऋषभ मुस्कुराया। यह एक डरावनी, आत्मविश्वासी मुस्कान थी। जहाँ तक मुझे पता है, वह कर्ज तुम्हारे कारण था, जिसके बारे में मैं बाद में निपटूंगा।
लेकिन अभी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऋषभ ने अपने हाथ में पकड़े हुए स्वामित्व दस्तावेज ओनरशिप डॉक्यूमेंट को हवा में लहराया और उसे आंद्रे के सीने पर थमा दिया। मैंने यह इमारत खरीद ली है आंद्रे, और हाँ, इसका नाम अब आर्केजेडार बिल्डिंग होगा। और जहां तक तुम्हारे पद का सवाल है उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने जानबूझकर एक लंबी सांस ली। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझसे मिलवा दिया गया, क्योंकि इससे मेरे लिए तुम्हारा काम आसान हो गया है। आंद्रे ने दस्तावेज पर एक नज़र डाली और उसकी आंखें फैल गईं। उसका नाम, उसका चेहरा, और नीचे LI कंपनी का सील लगा हुआ था। तुम झूठ बोल रहे हो। ऋषभ ने अपना सिर घुमाया और जय की ओर देखा। जय, मेरा पहला आदेश, इस आदमी को मेरे स्वामित्व वाली संपत्ति से बाहर निकाल दो, और मुझे इसकी सेवा समाप्ति टर्मिनेशन का नोटिस दे दो। तुम प्रबंधकीय कर्मचारियों के साथ इस काम को व्यवस्थित करने के लिए 1 सप्ताह का समय लेते हो, ठीक है? जय, जो इस पूरे तमाशे को देख रहा था, इस कदम की तेजी से स्तब्ध था। वह अब समझ गया था कि ऋषभ मजाक नहीं कर रहा था। यह कोई साधारण बॉस नहीं था। जय ने तुरंत आत्मविश्वास का मुखौटा पहन लिया। हाँ बॉस, तुरंत। तुम लोग यह नहीं कर सकते, मुझे निकाल नहीं सकते, आंद्रे ने चिल्लाया। वह अपनी निराशा में और भी ऊंची आवाज में बोल रहा था। मैं कर सकता हूँ, ऋषभ ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह मेरी इमारत है और मुझे तुम्हारे जैसे सड़े हुए प्रबंधक का बड़ी ज़रूरत नहीं है जो मेरी संपत्ति को बर्बाद करे। तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है आंद्रे। मेरे अंगरक्षकों को तुम्हें बाहर निकालने के लिए भेजने से पहले तुम चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और तुम पर अतिक्रमण ट्रेस्पसिंग का आरोप लगाऊंगा। आंद्रे ने नफरत से ऋषभ की ओर घूरा, लेकिन ऋषभ की आंखों में ठंडा, गंभीर आत्मविश्वास देखकर उसे पता चला कि वह हार चुका था। आंद्रे गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। वाह बॉस, ये बहुत अच्छा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूँगा, लेकिन आपने एक बच्चे के रूप में बहुत अच्छा अभिनय किया। और आर्केजेडार बिल्डिंग, ये नाम मज़ेदार है, जय ने ऋषभ के साथ चलते हुए कहा। ठीक है जय, अब काम शुरू करते हैं। हमें जल्दी से अपने कार्यालय को यहाँ सेट करना होगा। हमें शीर्ष 2 फ्लोर चाहिए, एक प्रशासन और दूसरा उत्पाद विकास के लिए। तुम कर्मचारियों को काम पर रखने का काम शुरू करो। मुझे हर विभाग के लिए कम से कम 20 कर्मचारियों की ज़रूरत है। 20? लेकिन हमारे पास सिर्फ एक उत्पाद है, वह सौंदर्य क्रीम। जय ने अपनी भौहें सिकुड़ी। नहीं, मेरे पास कई उत्पाद हैं। वे जल्द ही ई-कॉमर्स और वेबसाइटों पर बेचे जाएंगे। और याद रखना, हम केवल सर्वश्रेष्ठ को ही काम पर रखेंगे। अब मैं तुम्हें इस फ्लोर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता हूँ। ये सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर कोई मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ऋषभ ने कहा, उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक छात्र की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली व्यवसायी की थी। आपकी व्यवसाय कौशल का उपयोग किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास विभाग और विपणन विभाग को स्थापित करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया। ऋषभ ने एक पल के लिए अपनी घड़ी पर नज़र डाली। उसने शौनक और देवांग को अपने दम पर सब कुछ संभालने के लिए 1 दिन का समय दिया था। उसे उम्मीद थी कि देवांग हंसल अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ करेगा, वरना ऋषभ को एक बार फिर से अपनी अधीरता दिखानी होगी। क्या देवांग शौनक को जान से मारने की धमकियों से बचा पाएगा? और अंशुल, जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई को ऋषभ ने निकाल दिया है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सूदखोर और निवेश, पॉकेट नॉवेल शैली में, ये किस तरह का मुश्किल मिशन है जिसका सामना अब ऋषभ को करना है? कमरे में शांति छा गई थी। ईशान, जय और धीरज भी चौंक गए थे। 4 हटे कट्टे सूदखोर ऋण शार्क रेस्तरां कर्मचारी के पास खड़े थे, जो अब फर्श पर सहमा हुआ बैठा था। तुम हमें कब तक टालते रहोगे मुकेश? आज हमें हमारा पैसा चाहिए। अपनी दुकान बेचो या हम तुम्हारी हर एक हड्डी तोड़ देंगे। एक सूदखोर दहाड़ा। मुकेश, जो रेस्तरां चलाता था, डर से कांप रहा था। ऋषभ बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया। वह जानता था कि इस मामले में सिस्टम ने उसे शामिल कर लिया है, इसलिए अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। अरे, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने मजबूत आवाज में पूछा। सूदखोरों ने उसकी ओर देखा, फिर उसकी उम्र को देखकर हंसे। ओह, एक बच्चा हीरो बनने आया है। ये तुम्हारा काम नहीं है, छोटे। अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाओ और अपना मुंह बंद रखो,
वह मेरी बात नहीं है। ऋषभ ने अपने बटुए से कुछ नकदी निकालकर मेज पर रखी। मैंने अभी अभी यहाँ खाना खाया है। मैंने उस कर्मचारी को डराते हुए सुना। यह मेरा काम है। जय और ईशान भी तुरंत खड़े हो गए, ऋषभ के पीछे खड़े होकर उसे सहारा दिया। तुम यहाँ से चले जाओ, हम पुलिस को बुला रहे हैं, जय ने धमकाते हुए कहा। सूदखोरों का नेता हंसा। पुलिस? हाँ, इस छोटे मोटे झगड़े के लिए। देखो बच्चे, ये हमारा और इसका मामला है। इसने हमसे 8 लाख रुपए उधार लिए हैं। हमें अभी ब्याज सहित 12 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम भुगतान करते हो तो हम चले जाते हैं। ऋषभ ने जल्दी से अपने सिस्टम को देखा। 12 लाख रुपए, यह एक छोटी रकम थी। ठीक है, मुझे बताओ यह आदमी तुम्हें कितना देना बाकी है? ऋषभ ने पूछा। मुकेश डर से ऋषभ की ओर देखा, फिर कांपते हुए कहा, ब्याज सहित 12 लाख रुपए। मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, ऋषभ ने कहा। सूदखोरों की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन 2 शर्तों पर। एक, तुम आज के बाद इस आदमी को या इस जगह को कभी परेशान नहीं करोगे। और दूसरा, तुम मुझे मुकेश और उसके कर्ज से जुड़े सभी दस्तावेज दोगे। 15 लाख रुपए। सूदखोर नेता लालची हो गया। डील हो गई, लेकिन हमें अभी पैसा चाहिए। ऋषभ ने अपने फ़ोन से तुरंत 15 लाख रुपए का भुगतान किया। पैसे सीधे सूदखोरों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए। जाओ, और याद रखना, अगर तुम वापस आए तो मैं सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी बर्बाद करने के लिए किसी को भेजूंगा। मैंने ये जगह अभी खरीदी है। ऋषभ ने पूरी आत्मविश्वास से झूठ बोला। सूदखोरों ने बिना किसी बहस के पैसे लिए और डरकर भाग गए। मुकेश और रेस्तरां के अन्य कर्मचारी फर्श पर घुटने टेक कर रोने लगे। नया निवेश, धन्यवाद सर, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मुकेश ने ऋषभ के पैरों पर गिरने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ ने उसे रोक लिया। मुझे अपनी दुकान का मालिकाना हक दे दो, ऋषभ ने सीधे कहा। ईशान और जय चौंक गए। मुकेश डर गया। क्या? लेकिन मैंने अभी अभी आपको कर्ज चुकाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं तुमसे पैसे वापस नहीं ले रहा हूँ। मैं एक निवेशक हूँ। मैं तुम्हारा रेस्तरां खरीदूंगा, इसे बहुत बड़ा बनाऊंगा और तुम्हें एक साझेदार के रूप में रखूंगा, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषभ ने फ़ोन निकाला और जय की ओर देखते हुए कहा, जय, हमारी कंपनी आरकेजेडार का ये दूसरा उद्यम होगा। इसे पॉट डम्पलिंग्स या ऐसा कुछ कहो। धीरज, तुम रेस्तरां चलाने में कुछ मदद कर सकते हो, है ना? जय की आंखें चमक उठीं। हाँ बॉस, मैं अभी कागजी काम शुरू करता हूँ। यह एक शानदार विचार है। धीरज भी उत्साहित था। मुझे खाना बनाना पसंद है। मैं कुछ मेनू सुझाव दे सकता हूँ। ऋषभ ने मुकेश की ओर देखा। देखो मुकेश, मैं तुम्हें इस रेस्तरां का 20% लाभ दूंगा। मैं इसे एक ब्रांड बनाऊंगा, कई शाखाएं खोलूंगा। तुम अब भी अपना पसंदीदा खाना बनाओगे, लेकिन बिना किसी कर्ज के डर के। और तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मुकेश के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने आंसू पोंछे और स्वीकार कर लिया। मैं तैयार हूँ सर, लेकिन मुझे एक अनुरोध करना है। हम अभी भी यहाँ पर मोमोज और डम्पलिंग्स बेचते रहेंगे। ये मेरी विशेषता हैं। बेशक, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होगा। आपका दूसरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आपका इनाम एक नया कौशल है, उत्कृष्ट पाक कला, गौमे कुकिंग स्किल, जो आपको किसी भी व्यंजन को उच्चतम स्तर पर बनाने में सक्षम बनाता है। 5 सिस्टम अंक और 5 प्रतिष्ठा अंक जोड़े गए। ऋषभ ने अपने मन में मुस्कुराया। उत्कृष्ट पाक कला, ये तो बहुत बढ़िया था। वह अब अपने लिए बेहतर खाना बना सकता था। अगला कदम, ईशान ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम क्या कर सकते हो ऋषभ। 15 लाख रुपए सिर्फ एक पल में। अब तुम रेस्टोरेंट चलाओगे। तुम तो एक कॉलेज छात्र हो। ये सब 5 लाख रुपए की मुख्य मिशन के लिए है ईशान। आरकेजेडार को तेजी से बढ़ने की ज़रूरत है। ये रेस्तरां और मेरी सौंदर्य क्रीम दोनों ही मेरी आय के स्रोत बनेंगे। मैं कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता, ऋषभ ने कहा। और हाँ ईशान, क्या तुमने अपने दोस्त शौनक से बात की? क्या वह देवांग के साथ सुरक्षित है? ईशान ने सिर हिलाया। हाँ, देवांग उससे मिलने गया था, लेकिन शौनक बहुत घबराया हुआ है। देवांग ने पुलिस को रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन शौनक का मैनेजर अड़े हुए हैं कि यह सिर्फ एक प्रचार का स्टंट है। ये बहुत अजीब है, ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। प्रचार का स्टंट, जिसमें किसी को मारने के लिए किराए के हत्यारे भेजे जाते हैं।
मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। हमें देवांग को संभालना होगा। ऋषभ ने अपने नए फ़ोन को खोला और देवांग को एक संदेश भेजा, शौनक के मैनेजर के बारे में सभी जानकारी भेजो। मैं अब सीधा हमला कर रहा हूँ। ऋषभ ने अब 5 लाख रुपए लगभग 4.1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 1 महीने की समय सीमा के साथ एक और व्यवसाय शुरू कर दिया था। क्या वह शौनक की मदद करते हुए इतना पैसा कमा पाएगा? वकील और हिस्सेदारी। पॉकेट नॉवेल शैली में ऋषभ, शौनक, देवांग और तारांश रेनॉल्ड परिवार के विशाल बगीचे में पहुंचे। बगीचा खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें फव्वारे और हरे भरे मेज कुर्सियां थीं। वहां पहले से ही 2 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। एक जीनो रेनॉल्ड था, जो ऋषभ का दोस्त था, और दूसरा उसका बड़ा भाई अरविंद रेनॉल्ड, जो देश के सबसे बेहतरीन युवा वकीलों में से एक था। ऋषभ, तुम ठीक हो? जीनो ने चिंता से पूछा। हाँ जीनो, सब ठीक है, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अरविंद की तरफ हाथ बढ़ाया। मिस्टर रेनॉल्ड, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरविंद ने शांत भाव से हाथ मिलाया। मुझे भी, मिस्टर खेजा। जीनो ने बताया कि मामला बहुत गंभीर है। जान से मारने की धमकियां और बंदूक की गोलियां। हाँ, गोली की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई है। और उस लड़की, विकी, ने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया है। शौनक के पास वीडियो सबूत है, ऋषभ ने संक्षेप में बताया। शौनक, जो अभी भी डरा हुआ था, ने अपना फ़ोन अरविंद को सौंप दिया। तारांश ने भी हैक किए गए सीसीटीवी फुटेज सौंप दिए, जिसमें शौनक के मैनेजर का सूदखोरों हायर्ड किलर्स से संपर्क साफ दिख रहा था। अरविंद ने जल्दी से सारे सबूतों की जांच की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मिस्टर खेजा, आप निश्चिंत रहें। ये सिर्फ एक अनुबंध तोड़ने का मामला नहीं है। ये जान से मारने की कोशिश, डराना धमकाना और मानहानि का मामला है। गोल्डन एंटरटेनम एअर्ट को न सिर्फ शौनक को मुआवजा देना होगा, बल्कि उन्हें गंभीर कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। यह एजेंसी शौनक के मैनेजर के साथ मिली हुई थी। शानदार, देवांग ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या विकी पर मुकदमा चलाया जाएगा? उद्धरण चिन्ह, हाँ, और उसके भाई डेविड यूजिन पर भी। वह कंपनी का मालिक है और सबूत बताते हैं कि उसने अपने मैनेजर और बहन का बचाव किया, अरविंद ने कहा। ऋषभ संतुष्ट था। यह अंशुल और हरिका के मिशन के लिए एक अच्छा वार्म अप था। अरविंद, मैं चाहता हूं कि शौनक को तुरंत इस एजेंसी से सुरक्षित रिहाई मिले, और हाँ, वह किसी भी तरह का दंड न भरे, बल्कि एजेंसी को उसे भुगतान करना चाहिए। मैं ये सुनिश्चित करूंगा, मिस्टर खेजा। हाइपर एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी। ऋषभ ने शौनक की समस्या को एक पेशेवर वकील के हाथों सौंप दिया था। अब वह अपनी ताज़ा मिशन के इनाम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। सिस्टम, हाइपर एंटरटेनमेंट के बारे में बताओ। हाइपर एंटरटेनमेंट गोल्डन एंटरटेनमेंट की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। यह एक तेज़ी से बढ़ती हुई एजेंसी है जिसका बाजार मूल्य 120 करोड़ रुपए है। आपके पास अब इसमें 35% हिस्सेदारी है। ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गईं। 120 करोड़ रुपए का 35%, ये लगभग 42 करोड़ रुपए था। सिस्टम ने मुझे अचानक इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? चूंकि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, सिस्टम आपको बड़े इनाम दे रहा है ताकि आप अधिक तेज़ी से विकास कर सकें। यह आपकी मुख्य मिशन $5 लाख लगभग 4 रुपए 1 करोड़ कमाने में भी मदद करेगा। ऋषभ ने महसूस किया कि उसका भाग्य सचमुच चमक रहा था। RKZR बिल्डिंग, 2 नई कंपनियां, एक सौंदर्य उत्पाद, एक रेस्तरां, और अब एक प्रमुख मनोरंजन एजेंसी में एक बड़ी हिस्सेदारी। ऋषभ देवांग और तारांश की ओर मुड़ा। देखो दोस्तों, मैं गोल्डन एंटरटेनमेंट का दिवालियापन होते देखना चाहता हूं, लेकिन हम शौनक को अब कहां भेजेंगे? किसी को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह सुरक्षित हो और काम जारी रख सके। तारांश ने कहा, मेरी एजेंसी बहुत छोटी है और मैं उसे खतरा नहीं दे सकता। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शौनक को हाइपर एंटरटेनमेंट में शामिल कर लो। मेरे पास अब वहाँ एक बड़ी हिस्सेदारी है। मैं वहाँ का एक बड़ा मालिक हूँ। शौनक, देवांग और तारांश फिर से हैरान थे। ऋषभ की दौलत की कोई सीमा नहीं थी। तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो, ऋषभ। हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे, शौनक ने भावुक होते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं एक आइस प्रिंस को जानता हूँ जो बहुत बेवकूफ़ है, ऋषभ ने देवांग को छेड़ते हुए कहा। देवांग सिर झुकाए हुए था। मुझे माफ़ कर दो, ऋषभ। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। मुझे नहीं पता था कि शौनक ने मेरी जान बचाई थी, और मैं
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऋषभ ने देवांग की ओर देखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, लेकिन उसकी आंखें अब पश्चाताप से भरी थीं। ठीक है, देवांग, तुम्हारी चाची, संध्या खन्ना, मेरी माँ की मौत में शामिल थी। तुम संध्या खन्ना के भतीजे हो और तुम अंशुल के भाई आंद्रे को भी जानते हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद संध्या खन्ना से मिलो और पता लगाओ कि वह मेरी माँ की मौत से कैसे जुड़ी हुई है। तुम ये कर सकते हो। देवांग की आंखें खुली रह गईं, लेकिन उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, ऋषभ, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। ऋषभ ने मुस्कुराया। उसका बदला अब शुरू हो रहा था और उसका साथ देने के लिए उसे कुछ शक्तिशाली लोग मिल गए थे। अब जब ऋषभ के पास हाइपर एंटरटेनमेंट में एक बड़ी हिस्सेदारी है, तो क्या वह शौनक को एक स्टार बनाकर अपनी $5 लाख की मुख्य मिशन को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा? और देवांग अपनी चाची के बारे में क्या जानकारी लेकर आएगा?